हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और हाईली मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि आज का हमारा ये 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज, जी हाँ प्यारे बच्चों, आज यानी कि 11 मार्च 2026 को जितने भी इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं 11वीं क्लास के, इन सभी का आज हिस्ट्री का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम जिसे वार्षिक पेपर भी कहते हैं, ये होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के यानी कि स्पेशली इवनिंग शिफ्ट के बच्चों की डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का तो पेपर हो चुका है 10 मार्च को कल। ठीक है, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि सर जी, इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों की, कि सर जिस दिन हमारा पेपर है ना, आप उस दिन ज्यादा नहीं कम से कम एक सैंपल पेपर की हमें प्रैक्टिस और करवा दीजिएगा, ताकि हमारी प्रैक्टिस, हमारी जो प्रिपरेशन है और अच्छी हो जाए। तो बच्चों, आप सभी की 11 मार्च यानी कि आज के पेपर के लिए इवनिंग शिफ्ट के बच्चों की डिमांड पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के लीजिए, सैंपल पेपर के लीजिए, इसी के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है बच्चों, और इस 1 घंटे के सेशन के अंदर आप ये मानिए कि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसका बहुत अच्छे से माफिया आपका रिवीजन करवाने वाले हैं। अच्छे से आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी होने वाली है। चिंता मत करो, अच्छे से आपकी यहाँ पे तैयारी करवा दी जाएगी। बस करना क्या है, इस 1 घंटे के सेशन को पूरा एंड तक देख लेना बच्चों, अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो। ठीक है, और बात करें पेपर के पैटर्न की, तो सभी बच्चों को पता होगा 34+5 खंड होंगे। खंड खा के अंदर आपके एमसीक्यू, खा के अंदर 3 नंबर के क्वेश्चन, गा के अंदर 8 नंबर के क्वेश्चन, गा के अंदर 4 नंबर के केस बेस्ड, और फिर एक 5 नंबर का मैप रहेगा। ऐसे इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ABCD आपका यहाँ पे ऐसे रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है पैटर्न, तो है ना। और हाँ, एग्जाम में जाने से पहले आप सारे बच्चे ना, यहाँ पे आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपके हिस्ट्री के फाइनल एग्जाम के लिए जो भी हमने आपको 20 से 25 वीडियो प्रोवाइड की हैं, ठीक है, इस सेशन के लिए सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन शॉट, सोर्स बेस, सैंपल पेपर, पीवाईक्यू सब मिल जाएगा। तो कोई भी वीडियो मिस हो गई उसको जरूर चेक कर लेना। ठीक है, बाकी आप सभी बच्चों को जिनका आज पेपर होने वाला है, स्पेशली जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के, उनकी डिमांड थी, तो आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एडवांस में एक बार फिर से। ठीक है, बाकी अभी हम इस 1 घंटे सेशन में तो पढ़ेंगे अच्छे से। ओके बच्चों, तो रेडी हो जाइए आज के इस 1 घंटे के महा सेशन को अटेंड करने के लिए। तैयार हो बच्चों? तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों अपने सेक्शन नंबर ए से, यानी कि खंड नंबर का रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। अब सारे के सारे बच्चे जितने भी इस सेशन में जुड़े हैं, इन 21 MCQ क्वेश्चन का आंसर आप मुझे चैट सेक्शन में देंगे। ठीक है, सारे बच्चे MCQ क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में देंगे, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है ये भी अच्छी हो सके बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित दी गई जानकारी के अनुसार देश की पहचान कीजिए। यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो किस देश को यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि यहाँ ये जो देश है ना, यहाँ पे पशुपालन की परंपरा नहीं है, यानी कि यहाँ पे पशु नहीं पाले जाते। यहाँ पे कृषि की जाती है, जिसमें चावल बुनियादी फसल होती थी, मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता था। ठीक है, कच्ची मछली जैसे कि साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि ये बहुत ही सेहतमंद मानी जाती है। तो बच्चों ये जो है ना इंफॉर्मेशन, वो किस देश को इंडिकेट करती है बच्चों? मीरा, ओके, सुमित, चलिए बहुत बढ़िया, सी, वेरी गुड, जापान को इंडिकेट करती है। किसको? जापान को इंडिकेट करती है। ठीक है, सेम यही इंफॉर्मेशन आप इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही कंट्री को यहां पे जो है ना इंडिकेट करती है, दैट इज जापान। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। क्वेश्चन ये है कि ये वो जगह है जहां की गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियां नहीं थी, जैसे कि उसके समकालीन नगर डैश में पाई गई थी। बच्चों देखो, यहाँ की गलियों का मतलब हो गया बच्चों जो मेसोपोटामिया है। ठीक है, मेसोपोटामिया, ओके, मेसोपोटामिया। यहाँ की गलियां जो थी ना, यहाँ पे जल निकासी के लिए अच्छी खासी नालियां या फिर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह नहीं था, लेकिन उसी के समकालीन एक नगर था बच्चों जहां पे ये पाई गई थी, है ना। कौन सा वाला था बच्चों? ए वाला, वेरी गुड,
मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में नहीं थी, मोहनजोदड़ो में थी बच्चों। हड़प्पा सभ्यता के बारे में ना आप 12th में पढ़ोगे बच्चों, ठीक है, तो हम आपको 12th में भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ना आपका ये ए वाला करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको बड़े ध्यान से देखना बच्चों, ऐसा प्रश्न पेपर में आ जाएगा जो आपको फंसा देगा। क्वेश्चन क्या है, यह वर्णन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? कौन सा वर्णन? अमेरिकी मूल्यवासी जंगलों में रहते हैं, जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने, परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम होते हैं, ठीक है। जो मूल्यवासी अमेरिका के ये जंगल में रहते हैं, जिससे कि उनका जो विकास है वो नहीं हो पाता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जो कोटेशन है, जो लाइन है, वो किसने कही है बच्चों? डी वाले कार्ल मार्क्स नहीं, बी हो जाएगा। ये किसने आंसर बताया? खुशी बेहरा। वेरी गुड, बी हो जाएगा आपका यहाँ पे, अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। किसने कहा बच्चों? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। चलिए प्रश्न नंबर 4, अब इसमें आपका यूं समझ लो कि एक ना 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा और एमसीक्यू भी। क्या करना है, हमें कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहला, पादी वर्ग में कौन लोग शामिल होते थे? इस वर्ग में चर्च के पोप ये शामिल होते थे। अभिजात वर्ग में सामंत, जमींदार, धनी व्यापारी वर्ग ये शामिल होते थे। कृषक वर्ग में किसान, मजदूर ये सभी शामिल हुआ करते थे, है ना। गुड इवनिंग सर, मनीषा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ, तो डी वाला हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन जो डी है बच्चों ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अभी पता है आपको, मैं जो सबसे पहला सैंपल पेपर करवाया हुआ है ना, इसके भी एमसीक्यू क्वेश्चन का आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। जब आपको मैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन समझा दूंगा उसके बाद, ओके। चलो प्रश्न नंबर 5, अब इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या कहा गया है? उद्योग के तेज और अनियंत्रित विकास और लकड़ी ऐसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ है। सही बात है, जैसे जैसे उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, विकास जो है वो अनियंत्रित हो रहा है, लकड़ी का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, इस वजह से प्राकृतिक संसाधनों की वजह से जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। कारण, संसद के पहले निम्न सदस्य के सदस्य तनाको शोजो 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जब 800 गांववासी जन विरोध में इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। तो एक तरफ बताया जा रहा है कि पर्यावरण संसाधनों का विनाश हो रहा है, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। तो इस तरीके से हम पता है क्या कह सकते हैं, ये दोनों बातें हमारी सही हैं और व्याख्या भी एक तरीके से हमें दे रही हैं, ठीक है। वैसे आप कहेंगे कि सर जी इसमें व्याख्या तो है नहीं, लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी पर्यावरण विनाश की बात की जा रही है और यहाँ पे पर्यावरण के जो है ना बचाने की बात की जा रही है ना। तो विनाश हो क्यों रहा था ये बता दिया गया, अब विनाश को कैसे बचाया जा सकता है वो बताया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बिल्कुल ए एकदम सही होना चाहिए, है ना। तो असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए ठीक है। हाँ सर ए ही होगा। चलिए रोशन सर लाइव में हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 से सारे बच्चे देखेंगे, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सबसे पहला देखो, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में 2 व्यक्तियों का योगदान था। कौन कौन से बच्चों? दांते अलिघिरी, जिन्होंने धर्म पे अपनी कलम चलाई थी, और जीते जागते इन्होंने चित्र बनाए थे, ठीक है। एक व्यक्ति कौन थे? दांते अलिघिरी, इन्होंने धर्म पे अपनी कलम चलाई थी और जीते जागते चित्र इन्होंने बनाए थे। और दूसरे थे बच्चों, एक सेकेंड, जीते जागते चित्र बनाने वाले थे कलाकार जोटो, ठीक है। धर्म पे कलम चलाने वाले दांते अलिघिरी और चित्र वाले कलाकार जोटो। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून, अरिस्टोटल, अरस्तु नाम से जाने जाते थे, ठीक है। ये जो अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और अरिस्टोटल, ये अरस्तु नाम से जाने जाते थे, ठीक है। अनेक रुचियों को रखने वाला, कई कलाओं में कुशल व्यक्ति क्या कहलाता था बच्चों? रेनेसां व्यक्ति, ठीक है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अंधकार का युग शुरू हुआ था, तो ये भी सही है। अब बताओ बच्चों, इनमें से कौन सा हमारा एकदम करेक्ट आंसर बैठेगा? सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर एकदम करेक्ट है। ऑल राइट, वेरी गुड। ऑप्शन ए वाला जो है ना आपका, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ए वाला सही हो जाएगा, वेरी गुड। मैं देख रहा हूं 80+ बच्चे वॉचिंग पे हैं और सभी ने एकदम सही आंसर दिया है, वाह वेरी गुड, अच्छा लगा जान के। अब सेम ही इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, कुछ इस तरीके से रहने वाला है आपका ये, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीके से, तो ऑप्शन ए जो है ना, ए वाला सही है, ओके। चलो
प्रश्न नंबर 7 बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न मैंने आपको मिड टर्म में भी करवाया था। चंगेज खान ने पहले से ही एक फुर्तीली पद्धति अपना रखी थी जिसे हम याम कहते थे। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, मैंने आपको वो एक क्या नाम है कुछ करवाला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, बहुत ही ढूंढ के करवाया था, 8 से 10 क्वेश्चन, और सेम 8 से 10 क्वेश्चन आपके आ गए थे वो ढूंढ ढूंढ के जो करवाए थे, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं। जैसे कि चंगेज खान ने पहले से एक फुर्तीली पद्धति अपना रखी थी जिसे हम लोग याम कहते थे, हम लोग नहीं मतलब उस टाइम पे याम कहा जाता था, जिसके तहत राज्य के दूरस्थ के स्थानों पे संपर्क रखा जाता था। तो इसको क्या बोलते थे बच्चों, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, नोयान बोलते थे? नहीं, नोयान नहीं है बच्चों, बी वाला हो जाएगा। अंकित, मीरा, गीता, वेरी गुड, खुशी, वंशिका, बहुत अच्छे। और ये कौन है, बदमाशगिरी दोस्त, डी, नहीं गलत है। ओके सो यहाँ पे हरकारा पद्धति बोलते थे इसको, हरकारा पद्धति को हम याम भी कहते हैं, याद कर लेंगे बच्चों, ये हेलाड नहीं हरकारा आएगा, ठीक है, हरकारा। अब इसी में देखो बच्चों मैंने एक अथवा ले लिया है, इसका आंसर तो शायद मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता होगा। मंगोल कबीले के सरदारों की सभी क्रूरताई ने चंगेज खान को किस उपाधि से नवाजा था बच्चों? समुद्री खान की उपाधि से। अब जरूरी यह है कि किसने, तो मंगोल कबीले के सरदारों की सभी कुरिलताई ने, ठीक है, ये उनको कुरिलताई बोलते थे बेसिकली, उन्होंने किया था। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 8 कहता है कि सही विकल्प को चुनिए। सबसे पहला, बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कहां से आती थी? कैंपेनिया से, बिल्कुल सही। सिसिली और बाइजेकियम भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे, बिल्कुल सही। गैलीली में गहन खेती की जाती थी, बिल्कुल सही। मतलब बच्चों, हाँ डी वाला सही हो जाएगा, वेरी गुड, डी वाला। और यही एमसीक्यू अलग बन सकते हैं बच्चों, जैसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कहां से आती थी? कैंपेनिया से। गेहूं का निर्यात कहां से होता था ज्यादा मात्रा में? सिसिली और बाइजेकियम से। गहन खेती कहां पे होती थी? गैलीली में होती थी। ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, और ये प्रश्न थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात देखते हैं इसका आंसर कौन सा बच्चा बताता है। क्वेश्चन है, जुड़ैया में रोम शासन के विरुद्ध डैश में जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र यानी कि बांड को नष्ट कर दिया था। तो इसका क्या आंसर है? कुछ बच्चे आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। आंसर आ रहे हैं ए, डी, जो कि रॉन्ग है। ए और डी रॉन्ग है बच्चों, ठीक है। गीता अगेन ट्राई किया आपने, सी, वेरी गुड। अब ठीक आंसर है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, लगभग 66 ईस्वी में, ठीक है, लगभग 66 ईस्वी में। और एक चीज याद करना बच्चों, आपको ना मैंने टोटल 10 सैंपल पेपर करवाने का प्रॉमिस किया था, ये 8वां पेपर है, 2 पेपर हम बहुत जल्दी और सॉल्व कर लेंगे। तो इन 10 पेपर के अंदर ना आपको मैंने ऐसे 20 एमसीक्यू बताए हैं बच्चों, ऐसे 20 एमसीक्यू, जैसे एक एग्जाम्पल ये वाला है, और इन्हीं 20 एमसीक्यू में से जो मैंने बहुत ही ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, जहां मुझे लगता था ना कि जो एग्जाम बनाने वाले होंगे वो यहां से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, मैंने वहां से ऐसे ऐसे एमसीक्यू निकाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये पेपर देख लिए होंगे पूरे के पूरे, तो मैं लिख के कह सकता हूं कि आपके 21 में से कम 17 से 20 एमसीक्यू तो आपके बिल्कुल राइट जाने वाले, अगर आपने अच्छे से किए होंगे तो, ठीक है। बाकी 1% चांस तो ये भी होता है ना कि एक आधा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और अलग आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। चलो सी वाला हो जाएगा। चलिए प्रश्न है हमारा यहाँ पे 10। अब इसमें क्या करना है बच्चों, एक तरफ है हमारे इतिहासकार जी, एक तरफ है उनकी पांडुलिपि, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके लिए बहुत आसान है, उसको देख लीजिए, जैसे कि कोपरनिकस। क्यों सर ये क्यों आसान है? क्योंकि कोपरनिकस की जो पांडुलिपि थी उसका क्या नाम था? द रिवॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नाम गलत है, रिवॉल्यू सनविस, इस तरीके से ये गलत लिख गया यहाँ पे, ठीक है। तो और ये पता है क्या थी, ये पांडुलिपि इनकी प्रकाशित नहीं हुई थी, ये पांडुलिपि इनकी प्रकाशित नहीं हुई थी, ये क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती, ईसाइयों के प्रति विवाद छिड़ जाता, दैट इज वाई। तो पहले का तो भैया हमें बी मिल गया, तो बी और सी तो आउट हो गए। अब एक और देख लेते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे जोहानेस केपलर, ठीक है, इनकी कौन सी थी बच्चों? इनका नाम था कॉस्मोग्राफिकल, कॉस्मोग्राफिकल, तो दूसरे का सी, अब ये भी हट गया। अब बचते हैं बच्चों गैलीलियो गैलीली, इनकी किताब का नाम था द मोशन, यानी कि थर्ड का डी।
लोरेंजो वल्ला, इनका नाम, किताब का नाम था ऑन प्लेजर, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों 10वें के लिए? वेरी गुड, ए वाला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अगला है यहाँ पे हमारा ये मैचिंग वाला। ठीक है, इंग्लिश में हिस्टोरियन एंड जो मनुस्क्रिप्ट है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलो प्रश्न नंबर 11, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे जिसमें उनके घर, उनकी निजी खेत व चरागाह और उनके असामी कृषकों के घर और खेत होते थे, और उनका घर मेनर कहलाता था। तो ये किस मामले में बच्चों, किस व्यक्ति के संबंध में है? ये सब किस व्यक्ति के संबंध में है? वेरी गुड, ये है लॉर्ड के संबंध में। बहुत बढ़िया बच्चों, किसके बारे में है ये? लॉर्ड के बारे में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, मुसलमान लेखकों जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था वे कौन थे? ठीक है, मुसलमान लेखकों की बात की जा रही है। तो बुखारा के दार्शनिक इब्न सिन्ना, लातिनी में एविसिन्ना, आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी यानी कि रेजेस। तो क्या ये सारे सही हैं? क्या ये सारे के सारे सही हैं, या फिर इसमें से कोई एक ही सही है? ठीक है, मुसलमान लेखक जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, सारे सही होंगे। वेरी गुड। यहाँ पे जो बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं मैं उनका नाम बताता हूँ। सुमित, गीता, शिवम, वंशिका, कोमल, इसके अलावा और भी हैं जैसे मीरा, ठीक है, हरमन सिंह, और ये दाल चाल, नाम क्या है आपका? मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार। अरीवा अंसारी, खुशी। वेरी गुड। चलो, उपरोक्त सभी हमारा एकदम राइट आंसर है। अब बारी आती है बच्चों हमारे अभिकथन कारण की। अब ध्यान से देखना बच्चों क्या कहा गया है। अभिकथन कहता है जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन क्षमता होने के बावजूद भी यहाँ की कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। ठीक है, कहाँ की कृषि? मेसोपोटामिया की, संकटों से गिर जाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार ना ये फरात नदी की जो धाराएं थी, नदी की जो धारा होती है ना, वो किसी वर्ष तो बहुत ज्यादा पानी बहा के लाती थी और फसलों को डुबा देती थी, बाढ़ ला देती थी, और कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी जिससे कि वहां सूखा पड़ जाता था। तो इसीलिए जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन क्षमता तो मेसोपोटामिया में बहुत थी, लेकिन कृषि इन नदियों की वजह से बहुत ज्यादा संकटों से घिर जाती थी। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे हमें दोनों बातें दे दी गई हैं और यहाँ पे व्याख्या भी कर दी गई है कि क्यों संकट से घिरी रहती थी। फरात नदी की वजह से, है ना। धारा जो थी अगर पानी लाती थी फसलों को बर्बाद कर देती थी, नहीं लाती थी बदल लेती रास्ता तो सूखा पड़ जाता था, फसल खराब हो जाती थी, ऐसे करके, है ना। तो ए वाला करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों। यहाँ पे देखेंगे असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, और करेक्ट यहाँ पे हमारी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है। प्रश्न नंबर 14, और ये काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो क्या है बच्चों? इंडिजिनियस पीपल, ये किसके लिए उपयोग किए जाते थे? ऐसे लोग जो किसी जगह में हमेशा से रहते आए हैं। ठीक है, इंडिजिनियस पीपल कौन थे बच्चों? ऐसे लोग जो किसी जगह पे हमेशा से रहते हुए आए हैं। ठीक है, फिर है बच्चों अबोरिजिन। अबोरिजिन का इंग्लिश में मतलब है नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लैटिन में एब का मतलब से और ओरिजिन का मतलब शुरुआत। तो एबोरिजिन का मतलब क्या है? नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेटिव अमेरिकन, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के देसी लोग ये उपयोग करते थे। रेड इंडियन, गेहूं वर्ण के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था, उनको ये लोग रेड इंडियन कहते थे। ठीक है, तो क्या ये बातें सारी सही हैं बच्चों? एक बार जितने बच्चे सेशन में ज्वाइन है ना, सारे के सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या है। सारे के सारे बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। हाँ, डी वाला, नहीं डी वाला मतलब ए वाला सही होगा। सारे यहाँ पे सही है हमारे। ठीक है, सारी की सारी बातें हमारी सही हैं। ओके, सारी सही है, ए वाला हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया। खुशी मेहरा, बहरा, मी मैन, वंशिका, कोमल, एनटीआर, अमन। ठीक है, चलिए मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही किया, ऑल ऑफ द करेक्ट। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में बच्चों इंडिजिनस पीपल हो गए, अबोरिजिन हो गया, नेटिव अमेरिकन हो गया, रेड इंडियन हो गए, ये सारी बातें हमारी एकदम करेक्ट हैं। प्रश्न नंबर 15, अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं बच्चों कौन सा बच्चा इसका आंसर करता है। कि 1930 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये किसने लिखा था बच्चों? कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी
और देश के हाथ नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों में बर्बाद हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कथन किसने लिखा था बच्चों? कन्फ्यूशियस ने? बिल्कुल भी नहीं। और सन यत सेन तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इसमें से कौन सा होगा? ओके, वेरी गुड, हाँ बी वाला हो जाएगा। चलिए अब आया ना आपका आंसर। लियांग किचाओ ने ये बात लिखी थी। किसने बच्चों? लियांग किचाओ। तो ऑप्शन आपका ना बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये इन्होंने लिखा था। अब इसी में देखो अथवा वाला है। अथवा में क्या कहा गया, ध्यान से देखना बच्चों। यह वक्त किसका है, वक्तव्य किसका है बच्चों? देखो, विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को उसका जो हुनर है उसका विकास करना चाहिए। अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना विश्व को समर्पित करने के समान है। यानी कि हम अपने देश को अपने देश के लिए ही समर्पित कर दें, वही विश्व को समर्पित करने के समान है। तो ये किसने बात कही है बच्चों? क्या बात है, बहुत सारे बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं, वाह। दर्शन शास्त्री मियाके सेत्सुरे ने, ठीक है, ये आपने देखा। तो अभी तक आपको ना मैंने 4 ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जो कि ना बहुत ढूंढ ढूंढ के मैंने निकाले हैं, बहुत ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। जैसे कि ये वाला है, ये वाला भी क्वेश्चन काफी ढूंढ के मैंने निकाला था, और 2 क्वेश्चन ऊपर करवा दिए अभी आपको, है ना। तो इन क्वेश्चन को ढंग से याद करके जाना बच्चों, ठीक है, ये हो जाएंगे। चलो प्रश्न नंबर 16 है, सामंतवाद के बारे में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला, सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ भूमि का टुकड़ा होता है, ठीक है। एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो कि सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है, ठीक है। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में उन्हें सैन्य सुरक्षा देते थे, ठीक है। तो ये तीनों बातें सही हैं। गलत क्या है? गलत है डी वाला, वेरी गुड। लॉर्ड को कर देना पड़ता था, ये गलत है, क्योंकि लॉर्ड को कर नहीं देना पड़ता था, कर तो किसान देते थे, तीसरे वर्ग के लोग देते थे, ठीक है। ये चीजें हैं, ओके। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, बिल्कुल ऑल करेक्ट मतलब यहाँ पे जो रॉन्ग है सामंतवाद के बारे में, फ्यूडलिज्म के बारे में, वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम के बारे में आपका जो है ना ये डी वाला गलत है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 17 देखो क्या कहा गया है। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इसके लिए वे अपने विद्वानों की ऋणी नहीं बल्कि वे अरब के अनुवादकों की ऋणी थे जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानी पूर्वक किया। थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों, तब आप समझो। देखो 14वीं सेंचुरी में ना अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों के जो अनुवाद थे इनको पढ़ना शुरू कर दिया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने, लेकिन इन्होंने कैसे पढ़ना शुरू किया बच्चों? इन्होंने इन्हें पढ़ने के लिए अरब के अनुवादकों के ये ऋणी रहे, क्योंकि अरब के अनुवादकों ने ही प्लेटो और अरस्तु के जो पांडुलिपि थी इनका संरक्षण किया था और उनका सावधानी पूर्वक अनुवाद भी किया था बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए वाला, बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर विद एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है ना आपका देखेंगे ये हो जाएगा, असेशन ठीक है, रीजन ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, और यहाँ पे करना है हमें मिलान, ठीक है, मिलान करना है बच्चों। तो चलो मिलान देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो सबसे पहला मिलान है बच्चों तेमुजिन का जन्म, ठीक है। तो तेमुजिन का जन्म कब हुआ था बच्चों? ओके जल्दी से बताएंगे, तेमुजिन का जन्म कब हुआ था? किस ऑप्शन से जाएगा ये? डी नहीं, डी से नहीं जाएगा, ना सी से जाएगा, गीता बी, वेरी गुड, लगभग 1167, ठीक है। तो यहाँ पे पहले का मिल गया हमें बी, तो बस मिल गया हमारा आंसर। अब सेकंड है बच्चों चंगेज खान की मृत्यु। तो चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? लगभग 1227 में, ठीक है, लगभग 1227 में। फिर तीसरे का डी है, यानी कि चीन में यूनान राजवंश का अंत कब हुआ? 1368 में। और फोर्थ का ए है, यानी कि चीन के मांचुओं के द्वारा मंगोलिया पर विजय 1759 में, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर जो है ना ए वाला आपका निकल के आ जाएगा, और इस तरीके से ये आपका हो गया, ओके। चलिए सेम इसका इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, एक तरफ है इवेंट, एक तरफ है टाइम। तो इसका जो मिलान करेंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए वाला आपका एकदम सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए वाला आपका एकदम सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 19, ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखो बच्चों, सुलभ यात्रा के लिए
फारसी भाषा में पैजा तथा मंगोल भाषा में जरेजी जारी किए जाते थे। इस सुविधा के लिए इन्हें कौन सा कर देना पड़ता था? बच्चों ये क्वेश्चन सेम टू सेम मिड टर्म के एग्जाम में आ रखा है और मैंने आपको बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा और सेम आ भी गया। अब इसको दोबारा रिवाइज करते हैं बच्चों। सुलभ यात्रा के लिए फारसी भाषा में पैजा और मंगोल भाषा में जरेजे जारी किए जाते थे। तो इस सुलभ यात्रा के लिए कौन सा कर देना पड़ता था? ठीक है, कौन सा कर देना पड़ता था? वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर आ रहा है सारे बच्चों का जी। बाज कर देना पड़ता था। कौन सा सर जी? बाज वाला, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। अब इसमें ना 2-3 चीजें हैं। देखो, हमें बस ये बताना है कि पहला अफीम युद्ध कब से कब तक हुआ। अब इसमें क्या क्या हुआ था वो भी सुन लो। पहला अफीम युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य और चीन के किंग राजवंश के बीच में लड़ा गया था और इसको हम एंग्लो चीनी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब लड़ा गया था बच्चों? पहला अफीम युद्ध। ओके, कब लड़ा गया था? 3 साल का समय है इसका, 3 साल का, याद रखना। ठीक है, 3 साल का समय है। ओके, डी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, डी वाला हो जाएगा, यानी कि ये वाला। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा। अब इसी में मैंने एक अथवा भी ले लिया बच्चों, है ना। अब ये वाला जो जैसे प्रश्न है, आंसुओं की राह वाक्य किसके लिए उपयोग किया गया बच्चों? ठीक है, फॉर होम द फ्रेश ट्रायल ऑफ टीयर्स हैज बीन यूज्ड। तो आंसुओं की राह किसके लिए उपयोग किया गया है बच्चों? जल्दी से बताएंगे किसके लिए? आर्ट वाय पलक, वेरी गुड, डी वाला, बहुत सही बहुत सही। सलोनी, बहुत सही। सुमित, ठीक है। अजय, वेरी गुड। खुशी, गीता, ऑल्सो। प्रिंसी, मीमैन, ठीक है। कृष्णा कुमार, ठीक है। चलो, आर्यन, हरमन, चलो सभी ने आंसर दिया सही। चिरोकी कबीला के लोगों के लिए, किसके लिए? चिरोकी कबीला के लोगों के लिए आंसुओं की राह वाक्य उपयोग किया गया। अब एक आखिरी प्रश्न है एमसीक्यू का, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब इसको ध्यान से समझना, काफी चीजें यहां पे एक ही साथ आपको समझाई जाएंगी एक ही जगह पे। देखो क्या है, मेसोपोटामिया के उरुक नगर के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ाइए। सबसे पहला, 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति हुई। सही बात है, उरुक में बच्चों तकनीकी प्रगति बहुत ज्यादा कब हुई थी? 3000 ईसा पूर्व के आसपास। उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। सही बात है, उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक अपने अस्तित्व में बराबर बना रहा था। इस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास ये बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया था। ठीक है, तो अब इस बारे में कौन सा सही होगा हमारा आंसर? अब कौन सा सही होगा बच्चों? डी वाला, वेरी गुड। यहां पे जो है ना हमारा ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो डी वाला आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो एक सेकेंड, डी वाला यहां पे मेरे हिसाब से ना थोड़ी सी मिस्टेक है। एक सेकेंड, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक अपने अस्तित्व में रहा था। ठीक है, और इतने हेक्टेयर में फैला था। हाँ ठीक है, सारी बातें सही हैं, सारी बातें सही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सारी बातें सही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अब ये रहा आपका, यहाँ पे ये रहा, इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो बाकी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन डी वाला एकदम सही हो जाएगा आपका। ओके, चलो, तो फाइनली 21 एमसीक्यू हमारे पूरे हो गए। तो एक बार अब सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कि 21 एमसीक्यू में से आपने कितने एमसीक्यू के राइट आंसर दिए थे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे कितने आपने राइट आंसर दिए थे। प्रिंसी 19, ओके, योर नीलू 20, अरीवा अंसारी 19, अजय 19, कोमल 18, सैफ 19, प्रताप 19, खुशी 14। अरे वाह वाह वाह, चलो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने 17 18 प्लस ही आंसर दिए। क्या बात है, इसे कहते हैं अच्छी प्रिपरेशन होना, है ना। चलिए अब हम लोग खंड खा को शुरुआत करेंगे बच्चों। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जी 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं करवाए आपने। तो अगर आपने तकरीबन जो आपको अभी तक हमने 6 से 7 सैंपल पर करवाए हैं ना, अगर इनकी वीडियोस देख लें तो आपके 3 नंबर तो छोड़ो,
8 नंबर की भी तैयारी हो गई है पूरी, ठीक है, 3 नंबर की भी हो गई और साथ ही साथ आपके सॉस बेस्ड की भी हो गई है। बाकी सॉस बेस्ड के लिए मैं अलग से लाइव लूंगा, चिंता मत करो। खंड खा है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, ठीक है, खंड खा है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। चलो देखते हैं बच्चों, पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, सामंतवाद किसे कहते हैं? सामंतवाद के अंतर्गत यूरोप में किसानों की क्या स्थिति थी बच्चों? तो देखो बच्चों, सामंतवाद क्या है? सामंतवाद यानी कि फ्यूडलिज्म, यह जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो कि मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। कहां पे? पहले मध्य फ्रांस, फिर इंग्लैंड, फिर दक्षिणी इटली में। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है। याद रखें, सामंतवाद आर्थिक संबंध में किसको इंगित करता है बच्चों? कृषि उत्पादन को, जो कि सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित था। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम किया करते थे। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे, बदले में लॉर्ड उनकी सुरक्षा देते थे। इसी के साथ साथ लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्याय के अधिकार भी होते थे, ठीक है। सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया था। कैसे? सामाजिक में कैसे कहेंगे? देखो, आर्थिक में तो आप सभी को पता है, खेती करते थे लॉर्ड के खेतों पर, ठीक है, उनके लिए जो है मदिरा वगैरह बनाते थे। सामाजिक में कैसे? क्योंकि जब भी कोई किसी को अपनी मर्जी से शादी करनी होती थी तो उनको थोड़ा पैसा देना पड़ता था। राजनीतिक तौर पे इनको कर वगैरह जो थे वो देने पड़ते थे किसानों को, है ना, सामंतवादी व्यवस्था में, इस तरीके से। तो सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के भागों में, अनेक भागों में 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट है सामंतवाद और किसानों की स्थिति के बारे में। चलिए इसका इंग्लिश देखेंगे। What is feudalism and what was the condition of farmers in Europe under feudalism? तो क्या है बच्चों? इजीली आप यहां से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 और काफी अच्छा प्रश्न है। कोपरनिकसीय क्रांति का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। कोपरनिकस की क्रांति या फिर ब्रह्मांड के प्रति कोपरनिकसीय सूर्य केंद्रित सौर मंडलीय सिद्धांत। देखो बच्चों, कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे। वे अपनी नई खोज के कारण अपनी पांडुलिपि द रिवोल्यूशनविश इसको प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। एक निष्ठावान ईसाई थे और इन्होंने एक नई खोज की थी, ठीक है, और उन्हें पता था अगर मैंने ये खोज को प्रकाशित कर दिया अपनी पुस्तक में डाल के तो भाई विवाद बहुत बढ़ जाएगा। कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी के समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, यानी कि सूर्य स्थिर है और बाकी सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। फिर इन्होंने जब ये अंतिम समय पे आ गए थे, ठीक है, इनकी डेथ होने वाली थी, तो इन्होंने अपनी ये जो पांडुलिपि है ये किसे सौंपी थी? खगोल शास्त्री जोहानिस केपलर और गैलीलियो गैलीली को, ठीक है। तो इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त किया, ठीक है। ये जो ईसाई थे ना, ठीक है, ईसाई जो थोड़ी वैसी बातें करते थे, तो उनको ना इन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी कि खगोलीय रहस्यवाद, इसमें कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। तो ये सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोपरनिकस की ये क्रांति थी बच्चों, ठीक है। चलो इंग्लिश में डिस्क्राइब द कोपरनिकस रिवॉल्यूशन इन डिटेल, तो कैसे लिखेंगे? अबे बच्चों अगला प्रश्न नंबर है 24। ध्यान से देखो, चीन में प्रचलित कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो बच्चों चीन में प्रचलित कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा क्या थी? तो आओ इसको देखते हैं बच्चों ध्यान से। देखो, चीनी विचारक कन्फ्यूशियस के विचारों को और उनके अनुयायियों की शिक्षा को कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं। यानी कि चीनी एक विचारक थे जिनका नाम था कन्फ्यूशियस, तो उन्हीं के विचारों को जो कि उनके अनुयायियों के द्वारा अपनाए गए और उनकी शिक्षा को कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं। जैसे कि अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी, उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांत पर आधारित था। इनके विचारों ने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया, सामाजिक मानक दिए, चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान भेजा गया, ब्रिटेन भेजा गया, फ्रांस में पढ़ने भेजा गया ताकि वे नए नए विचारों को सीखकर आ सकें, ठीक है। तो ये है बच्चों
चीन में प्रचलित कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा। ठीक है, फिर है जापान की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन। ओके, जापान की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन। तो देखो बच्चों, जापान पर क्योतो में रहने वाले जो सम्राट थे इनका शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते असली सत्ता, असली पावर शोंगुनों के हाथ में आ गई थी, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पे शासन करते थे। 1603 से 1887 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोंगुन पद पे कायम रहे थे। देश में लगभग 250 भागों में विभाजित था, जिनका शासन दैम्यो चलाते थे। ठीक है, अब ये जो शोंगुन होते थे, शोंगुन कौन थे? शोंगुन ये लोग थे, ठीक है, जो कि बेसिकली शासन करते थे और शोंगुन दैम्यो पर अपना नियंत्रण रखते थे। शोंगुन दैम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो, आज के टाइम पे टोक्यो, इसमें रहने का इन्होंने आदेश दिया ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा ना रहे। शोंगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर नियंत्रण रखते थे। समुराई शासन करने वाले कुलीन थे, वे शोंगुनों तथा दैम्यो की सेवा में लगे हुए थे, है ना। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन है बच्चों। ओके, तो जापान में प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? मेंशन द आइडियोलॉजी ऑफ कन्फ्यूशनिज्म प्रिवेंट इन चाइना, तो ये चीजें हैं बच्चों। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान, तो जापान का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है बच्चों, ये भी देख सकते हैं इसीलिए। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 27 नहीं सर 25 है, हाँ 25। देखो, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों के साथ उत्तरी अमेरिका के स्थानीय निवासियों ने कैसा व्यवहार किया? यानी कि 17वीं सेंचुरी में जब यूरोपीय व्यापारी आए उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका के जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, ये बताना है। ओके, तो चलो देखते हैं बच्चों। 17वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी जब यूरोप आते हैं, मतलब मूल निवासी जो थे उत्तरी अमेरिका के, इन्होंने यूरोप के व्यापारियों के साथ में मित्रतापूर्ण और स्वागतपूर्ण व्यवहार किया था। ठीक है, यूरोपीय व्यापारी मछली और रोएदार खाल के लिए उत्तरी अमेरिका में आए थे, जबकि स्थानीय लोग जो थे वो शिकार में विशेषज्ञ थे, है ना। अब स्थानीय जो लोग थे ये स्थानीय उत्पाद बनाते थे, तो बदले में यूरोपीय लोग जो थे ना, इनके स्थानीय उत्पादों के बदले उनको कंबल, उत्तरी अमेरिका के मूल बाशिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन, ठीक है, और कभी कभी बंदूकें वगैरह भी देते थे जिससे कि जानवरों को ये मार सकें। ठीक है, और शराब भी देते थे। स्थानीय लोग जल्दी ही शराब की आदत का शिकार हो गए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें वो थोप सकते थे अब, क्योंकि उन्हें शराब चाहिए, नशा चाहिए, और बस यही चीजें थी। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की थी। ठीक है, जहां शराब उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने ग्रहण की थी, तो यूरोपीय लोगों ने भी इन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत को ग्रहण किया था बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट है। तो मे बी अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसा उन्होंने व्यवहार किया था। तो मित्रतापूर्ण था, फिर धीरे धीरे करके उनको शराब की लत लग गई, कुछ ऐसी बातें। फिर हाउ नेटिव्स इन नॉर्थ अमेरिका ट्रीटेड यूरोपियन ट्रेडर्स इन दी 17th सेंचुरी, तो कैसे ट्रेड किया बच्चों, इसके बारे में भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 26, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो बच्चों, रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था, इसको कैसे बताएंगे बच्चों, ध्यान से देखो। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों में और कई स्तर पे देखी जाती थी, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय के लोग रहते थे, बहुत सारे स्थानीय देवी देवताओं की भरमार थी, बोलचाल की बहुत सारी भाषाएं थी, बहुत सारी वेशभूषा की अलग अलग शैलियां थी, तरह तरह के लोग भोजन यानी कि व्यंजन किया करते थे। सामाजिक संगठन के रूप में जनजातीय और जातीय बहुत सारी अनेक बस्तियां थी। तो इस तरीके से रोमन साम्राज्य में जो क्या नाम है सांस्कृतिक विभिन्नता थी वो बहुत ज़्यादा थी। आरामाइक निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक, बर्बर और स्पेन तथा उत्तरी पश्चिम में कॉटिल्क भाषा बोली जाती थी। परंतु इनमें से बहुत सी भाषाएं सांस्कृतिक पूर्णता मौखिक थी। वे कम से कम तब तक मौखिक रहीं जब तक कि उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं हो गया था। उदाहरण के लिए जैसे कि अर्मीनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर बाद
5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। हालांकि 3 शताब्दी के मध्य बाइबल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था, है ना। कुछ ऐसी बातें बच्चों जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ क्या सकते हैं, समझा ही दिया मैंने आपको। चलो अब यहाँ पे ये वाला आपका क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा और आंसर आपको ऐसे लिखना है। चलो प्रश्न नंबर 27, अभी इसका मैंने आपको वहां पे बताया था थोड़ा सा आंसर, जैसे कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी, इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो बच्चों जमीन में देखो, मेसोपोटामिया की जमीन प्राकृतिक तौर पे तो उपजाऊपन थी, लेकिन इसके बावजूद भी कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। 2 रीजन जरूरी हैं, वैसे तो 3 है इसके, लेकिन 2 रीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। एक है प्राकृतिक कारक, कैसे? फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज्यादा पानी बह आता था, जिससे कि बाढ़ आ जाती थी या फसलों को डुबा देती थी, फसलों को खराब कर देती थी। और कभी कभी यही फरात नदी अपनी धारा बदल लेती थी, और जब धारा बदलेगी तो खेत सूखेंगे, इससे खेत सूखेंगे तो फसल खराब हो जाएगी। फिर मानव निर्मित कारक थे, कैसे? अब ये जो नदियां थी ना, दजला फरात नदी, ज्यादातर लोग क्या करते थे, अपने ऊपरी इलाके में इसका पानी रोक लेते थे, ठीक है। वे अपने पास इसकी जलधारा का जितना ज्यादा हो सकता था उतना पानी अपने खेतों में यूज करते थे, ठीक है। धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांव में पानी मिलता ही नहीं था। ये लोग आपस में इसी पानी की हिस्से की वजह से क्या करते थे, इनके आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा पॉइंट और है बच्चों, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। मेसोपोटामिया के ऐसे जगहों पे अक्सर युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती थी, और ये भी एक छोटा सा कारण है जिसकी वजह से कृषि उत्पादन में कमी होती थी, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों 27 क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहेगा। अब सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, ये रहा आपका, ठीक है। एग्रीकल्चर इन साउथर्न मेसोपोटामिया वाज ऑफ्टन सराउंडेड बाय क्राइसिस, विच फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो नेचुरल फैक्टर्स हैं, मैन मेड फैक्टर्स हैं, और आपका एक ये था वॉर एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए आशा करता हूं बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्लास 11 का इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन बना दो। ओके देखते हैं सर क्लास कब तक चलेगी। क्लास आपकी 9 बजे तक चलेगी, ठीक है। 9 बजे तक आपकी क्लास चलेगी, 9 बजे तक। देखो खंड नंबर क्या है बच्चों हमारा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन से सर? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब इसमें हमारे 8-8 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, वैसे देखा जाए अथवा मिला दे तो 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे बच्चे इन क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे अच्छे से। देखो क्वेश्चन 28 क्या कहता है, 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलावों की विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न बहुत आसान है बच्चों, इसीलिए आपको मैं सीधा सीधा इसका आंसर बता देता हूं, मेरे हिसाब से इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या बदलाव हुए थे बच्चों 11वीं सेंचुरी में? सबसे पहला, लकड़ी के हल्के स्थान पे लोहा जो था, लोहे के भारी नोक वाले जो सांचेदार पटरे थे इनका उपयोग होने लगा था, ठीक है। लोहे के भारी नोक वाले हलों का उपयोग होने लगा था। पशुओं के गले के स्थान पे जुआ जो था अब वो कंधे पे रखा जाने लगा। घोड़ों के घुड़ों पर खुर जो होते थे ना, उस पर अब लोहे की नाल का उपयोग किया जाने लगा। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग होने लगा। संपीड़कों व चक्कियों में वायु तथा जल शक्ति का प्रयोग होने लगा, ठीक है। 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था का उपयोग हुआ। कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई, कृषकों को बेहतर अवसर मिले। साथ ही साथ जोतों का आकार छोटा हो गया, भोजन की उपलब्धता दुगनी हो गई। कृषि का विस्तार तो हुआ, ठीक है, जनसंख्या का भी विस्तार हुआ, व्यापार और नगरों का भी विस्तार हुआ। कृषि दास नगरों में छिपकर रहने लगे। कृषकों के द्वारा खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ, जिससे कि चौथे वर्ग का उदय हुआ। नए नए व्यवसायों से एक चौथे वर्ग का उदय हुआ, जिसमें व्यापारी, दुकानदार, विशिष्ट कौशल वाले साहूकार, वकील, चिकित्सक, अध्यापक, ये सब यहाँ पे विकसित हुए, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों जो कि आपको याद करनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन कौन से बदलाव हुए थे, कोई 8 से 9 याद कर लीजिए। अगला है बच्चों, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। प्रत्येक का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो कैसी थी चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां? तो चलो पढ़ते हैं। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी इस तरीके से। स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली को चंगेज खान ने सुधारा और आवश्यकता के अनुसार उसे परिवर्तित कर दिया, जिससे कि इसकी रणनीति काफी प्रभावशाली बनी। अब सैन्य शक्ति, सैनिकों को घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का इसने कौशल सिखाया। चंगेज खान ने अपने सैनिकों को घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल सिखाया। ये अपनी सेना का नेतृत्व बहुत अच्छा करता था और इसकी सैन्य शक्ति काफी अनुशासित होती थी।
कुशल घुड़सवारी। ये इसकी सेना चंगेज खान की काफी ज्यादा, और ये खुद कुशल घुड़सवार था और इसकी सेना भी काफी कुशल घुड़सवार वाली थी। ठीक है, अब घुड़सवार तो है ही, साथ ही साथ तीरंदाजी भी अच्छी थी, तो इससे इनकी जो पावर थी और बढ़ गई। मौसम संबंधी कैसे, चंगेज खान स्टेपी और अपने आसपास के भूभागों की मौसम की जानकारी बहुत अच्छे से रखता था, इसीलिए जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी तो ये आक्रमण के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों को राजमार्ग की तरह उपयोग किया करता था। ठीक है, इसके अलावा युद्ध पद्धति और हथियार, घेराबंदी, यंत्र, नेफ्ता बमबारी इसका उपयोग करते थे। अभियानों के दौरान हल्के चल उपस्कर का प्रयोग वगैरह भी ये किया करता था, है ना। तो ये चीजें हैं चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों के बारे में। ओके बच्चों, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देख लेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, डिस्कस द वेरियस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट टुक प्लेस इन यूरोप ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी। ठीक है, तो ये बच्चों देख लेंगे, ये चेंजेस हुए थे और इजीली आप यहां से देख लेंगे। ठीक है, फिर चंगेज खान की मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या है बच्चों, जो कि काफी एस्टोनिशिंग है, तो ये सारी चीजें यहां पे देख सकते हैं आप। ओके, चलो प्रश्न नंबर 29 एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है। गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बच्चों क्या है गोल्ड रश, आओ समझें। देखो गोल्ड रश क्या है, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, इन्हें ही गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोल्ड रश क्या है, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में खुदाई के दौरान कुछ सोने के चिन्ह मिले और इसी को गोल्ड रश का नाम दिया गया। जैसे नाम से पता चलता है गोल्ड के लिए रश यानी कि भीड़, तो ये उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर को सवाल लेने की उम्मीद से अमेरिका पहुंच गए। ठीक है, उन्होंने सोचा थोड़ा बहुत सोना हम भी कमा लेंगे तो हमारी भी जिंदगी बदल जाएगी, है ना। तो उसकी वजह से क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इसी से हुए कुछ बदलाव, कौन कौन से, पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1870 में और कनाडा में 1885 में रेलवे के साज सामान बनाने के उद्योग भी विकसित हुए, जिससे आम लोगों को रोजगार भी मिला। यानी कि जैसे रेलवे लाइन बनेगी तो सिंपल सी बात है, रेलवे लाइन के लिए जो मटेरियल चाहिए उसके लिए फैक्ट्री वगैरह उद्योग जो होंगे वो विकसित होंगे, तो उससे रोजगार मिला। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, बड़े पैमाने पे कृषि और कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1890 में वह दुनिया की औद्योगिक अग्रणी शक्ति बन चुका था। कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका। हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की यहां पे नियुक्ति की गई। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया गया। अब कोई भी फ्रंटियर नहीं बचा था। ठीक है, हमने देखा था 1901 या 7 के आसपास फ्रंटियर खत्म हो चुका था। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जा सकता था और अब कोई फ्रंटियर वगैरह नहीं बचा था। ठीक है, तो वैसे देखो यहाँ पे ना, ये अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को हटा दो, ये इतना पॉइंट पूरा पढ़ लो, वो एक ही है, बस ऊपर नीचे हो गया था। ओके, इस तरीके से। तो बच्चों एक बार सारे बच्चे बताएंगे 29 का गोल्ड रश वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। सारे बच्चे चैट सेक्शन में जल्दी से लिखेंगे, समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। जी सर जी, आ गया है समझ। यस सर, ऑल गुड ऑल गुड। चलो अब इसी का सेकंड वाला, मूल निवासियों का रहन सहन और खान पान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों मूल निवासियों का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, तो अब देखते हैं बच्चों अच्छे से। देखो मूल निवासियों के रहन सहन और खान पान की विशेषता। सबसे पहले बात, उत्तरी अमेरिका के ये सबसे पहले मूल बाशिंदे 30,000 साल पहले बोरिंग स्टेट्स के आर पार फैले एक भूमि सेतु के रास्ते से आए थे और 10,000 साल पहले आखिरी हिम युग के दौरान वे दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, ये लोग, अमेरिका के लोग, नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे। वे मांस मछली खाते थे, सब्जियां तथा मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पे जाते थे शिकार करने के लिए। मुख्य रूप से वे बाइसन यानी कि जंगली भैंसों की तलाश में रहते थे और ये घास के मैदान यानी कि स्टेपेज में घूमा करते थे। ये मूल निवासी स्पेनी आपातकारों से घोड़ों को खरीदा करते थे, लेकिन ये जानवर उतने ही मारते थे
जितने की उन्हें भोजन के लिए जरूरत होती थी। ठीक है, उनके पास जमीन पे नियंत्रण करने का कोई भी मुद्दा नहीं था, यानी कि वो जमीन पे नियंत्रण नहीं रखते थे। ठीक है, जो जैसा कर रहा है वैसा करने दो। ठीक है, वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस नहीं करते थे और उसे मिलने वाला जो भोजन था बस उसी से संतुष्ट होते थे। इनके बीच में औपचारिक संबंध, दोस्तियां कायम करना, उपहारों का आदान प्रदान करना, ये सब बना रहता था। चीजें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के रूप में ही मिल जाती थी। भाषाएं तो अनेक बोली जाती थी, लेकिन लिखी हुई एक भी नहीं मिली है। ये धरती को पढ़ सकते थे, जैसे कि जलवायु, तूफान, वर्षा, भूकंप कब आ सकता है कब नहीं, ये पढ़ सकते थे। होपी समुदाय कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी हैं, कुछ इस तरीके से ये बातें हैं। ठीक है, तो मूल निवासियों के रहन सहन की कुछ ये विशेषता है जिसको आपको एग्जाम में लिखना है और पूरे 8 नंबर लाने हैं। अब सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, व्हाट इज मीन बाय गोल्ड रश एंड एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन अमेरिका ड्यू टू द गोल्ड रश। तो क्या है बच्चों गोल्ड रश और चेंजेस किस तरीके से होंगे वो भी सारी चीजें देख सकते हैं। फिर है बच्चों, मेंशन द लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स ऑफ द नेटिव्स। तो क्या है बच्चों, लाइफ स्टाइल और इन नेटिव्स की फूड हैबिट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों, रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पे नियंत्रण रखने के तरीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य में बच्चों यहाँ पे जो श्रमिक हुआ करते थे उन पे कैसे नियंत्रण रखा जाता था। तो चलो देखो ध्यान से, रोमन साम्राज्य श्रमिकों पर नियंत्रण ऐसे लिखेंगे। श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के कई तरीके थे। क्या क्या, उनका निरीक्षण करना। निरीक्षण करने के लिए श्रमिकों को समूह में बांटा जाता था, ग्रुप में डिवाइड किया जाता था। कैसे, उनको जंजीर डाल के रखा जाता था, जो भी भागना चाहता था या कुछ गलत करता था तो उसे तोप के गोले से उड़ा दिया जाता था। और ऋण संविदा। ओके, क्या क्या तरीके हैं, निरीक्षण करना, श्रमिकों को समूह में बांट के रखना, जंजीर डाल के रखना, जो भी कुछ गलत करे या भागने की कोशिश करे उसको गोले से उड़ा देना, और ऋण संविदा। ऑगस्टस के शासनकाल में इटली में लगभग 75 लाख की आबादी में 30 लाख तो दास ही थे। 75 लाख में से 30 लाख तो दास ही थे और दासों को पूंजी निवेश का दर्जा दिया जाता था। क्रूरतापूर्ण व्यवहार, अर्थात उच्च वर्ग के लोग श्रमिकों और दासों से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया करते थे, जबकि निम्न वर्ग के लोगों का दासों के प्रति व्यवहार सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पे आधारित था। यानी कि ऊंचे वर्ग के लोग जो थे ना, वो इन श्रमिकों के साथ में, इन दासों के साथ में क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, जबकि नॉर्मल लोग इनके साथ सहानुभूति रखते थे। ठीक है, अब दास दो तरीके के होते थे, मतलब श्रमिक दो तरीके के होते थे, एक तो मुक्त श्रमिक, एक होते थे दास श्रमिक, और दोनों को ही निरीक्षण किया जाता था इनका। ठीक है, देखो निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी और यह दावा किया कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन सा काम कर रहा है और कौन सा काम चोरी। वरिष्ठ प्लिनी ने क्या कहा, कोलुमेला का यह तरीका कि उनको डिवाइड कर देना यह गलत है, क्योंकि इस प्रकार से जो दास होंगे उनको आमतौर पे पैरों में जंजीर डाल के रखा जाता था। ठीक है, और फिर एक ये आया 8वां आखिरी पॉइंट, 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एंस्टोशियस ने ऊंची मजदूरियां देकर और समूचे पूर्वी क्षेत्र को श्रमिकों से आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्र में जो दारा शहर था इसका निर्माण किया था। ये दर्शाता है कि कैसे जो श्रमिक थे उनको बहुत ही ज्यादा काम वगैरह करवाया जाता था उनसे। ठीक है, ये चीजें हैं। ओके, तो क्वेश्चन 30 का ये हो गया। अब इसका अथवा वाले देखेंगे बच्चों, रोमन साम्राज्य में परावर्ती पुराकाल का विस्तार का वर्णन। ठीक है, परावर्ती पुराकाल का विस्तार से वर्णन। ठीक है, तो क्या है बच्चों इसका, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहां से इजीली पढ़ लेना। ठीक है, अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। एक तो है बच्चों सम्राट डायोक्लिशियन के बारे में। ठीक है, फिर नई राजधानी कुस्तुनतुनिया के बारे में आप बताएंगे, पैपाइरस पौधे के बारे में आप बताएंगे, यूनान और रोमवासी की जो पारंपरिक संस्कृति बहुदेववादी थी ये बताएंगे। ठीक है, और प्राचीन विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति किसे कहते हैं ये बताएंगे। ओके, ये चल जी। हेलो सर, ठीक है सर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ कंट्रोल ओवर वर्कर्स ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर। ठीक है, तो कैसे कंट्रोल वगैरह किया जाता था रोमन एम्पायर्स को, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और फिर डिस्क्राइब द लेटर पीरियड ऑफ द रोमन एम्पायर इन डिटेल। ठीक है,
लेटर पीरियड क्या है रोमन एम्पायर का इन डिटेल में, तो ये चीजें आप लिखेंगे बच्चों, सारे पॉइंट यहां से पढ़ सकते हैं। ओके, यस सर, यस सर। चलो खंड नंबर घा को डिस्कस करेंगे बच्चों। खंड घा है हमारा केस आधारित प्रश्न का। तो चलो देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, विलियम टिंडेल ने प्रोटेस्टेंट का इस तरीके से समर्थन किया। तो बच्चों विलियम टिंडेल ने प्रोटेस्टेंट वाद का कुछ इस तरीके से समर्थन किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके सीधे प्रश्न उत्तर कराता हूं, जैसे कि धर्म ग्रंथों को मातृभाषा में होना क्यों आवश्यक है बच्चों। एक काम करते हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आंसर दरअसल इसी में से मिलेंगे। तो चलो देख लेते हैं। इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे आपको धर्म ग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए चाहते हैं कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद आपकी मातृभाषा में उपलब्ध ना हो सकें, जिससे दुनिया अंधकार में ही रहे और वे लोगों के अंतःकरण में बने रहें, जिससे कि उनके द्वारा बनाए व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठे धर्म सिद्धांत चलते रहें, जिसके तहत उनकी ऊंची आकांक्षा और अंतरिप्ता लोलुपता पूरी हो सके। इस तरह वे राजा, सम्राट, यहाँ तक कि वे अपने को अपने ईश्वर से भी ऊंचा बना सकते थे, क्या नाम है, ऊंचा बना सकें। जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी थी। किसने? विलियम टिंडेल को। मुझे अपने अनुभव से ज्ञात हुआ कि सामान्य लोगों की किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक कि उनके पास में अपने धर्म ग्रंथ के मातृभाषा में अनुवाद उपलब्ध ना हो। इस अनुवाद से ही वे अपने धर्म ग्रंथ की परिपाटी, क्रम और अर्थ को समझ सकेंगे। ये चीजें हैं। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों, तो धर्म ग्रंथों का मातृभाषा में अनुवाद होना क्यों जरूरी था? क्योंकि धर्म ग्रंथों के ज्ञान के लिए, दुनिया में अंधकार और पुरोहितों के वर्ग के चंगुल से निकलने के लिए, अंधविश्वास और झूठे धर्म सिद्धांत के खंडन के लिए, तो हमें इन सभी चीजों के लिए इसकी आवश्यकता थी बच्चों। ठीक है, चलो अब देखेंगे इसका सेकंड, पाप स्वीकारोक्ति क्या था बच्चों? तो पाप स्वीकारोक्ति क्या था? पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका था पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज। ये था क्या? तो इसमें यह कहा गया था कि आप चाहे कोई भी पाप करें, पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज आपके द्वारा किए गए सारे पापों से छुटकारा दिला देगा। बस उसके लिए आपको कुछ पैसा, मतलब कुछ जो पैसा है वो देना पड़ेगा चर्च को। ठीक है, थॉमस मोर और इरेम्स कौन थे? चर्चा करें चर्च के बारे में उनके क्या विचार थे। तो ईसाई मानवतावादी, जैसे कि इंग्लैंड के थॉमस मोर, हॉलैंड के इरेम्स का ये मानना था। ये थे क्या? ईसाई मानवतावादी, इंग्लैंड के थॉमस मोर, हॉलैंड, इरेम्स से। इनका मानना यह था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पे लूट खसोट करने वाली संस्था है। ठीक है, कैसी? लूट खसोट करने वाली संस्था। ठीक है, ये वाला है। तो एक बार सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि 31 आपको ये वाला सॉस समझ में आ गया? सॉस वेस्ट अगर समझ में आ गया तो लिखेंगे यस सर जी, जल्दी से सारे बच्चे। ठीक है, और तब तक के लिए आप इंग्लिश मीडियम यहाँ पे देख लीजिए बच्चों। विलियम टिंडेल सपोर्टेड पेट्रोटिज्म इन दिस वे। तो कैसे किया था? यस सर जी, यूनिक आर्मैन, यस सर, ऑल द बेस्ट। चलो ये आपके इंग्लिश में बच्चों देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस। फिर है हमारा यहाँ पे 32, और 32 है बच्चों यास के बारे में। ठीक है, 32 है यास के बारे में। तो यास के बारे में देखो, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? यास से क्या अभिप्राय है? इसका प्रचलन कब और किसने किया था बच्चों? नमस्ते सर जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो यास से क्या अभिप्राय है और इसका प्रचलन कब और किसने किया था बच्चों? तो यास प्रारंभिक रूप से वह नियम संहिता है जिसे चंगेज खान ने 1206 में क्रुएल्ताई में लागू किया था। ठीक है, कब? 1206 में क्रुएल्ताई में इसने लागू किया था यास को। ठीक है, अपनी पहचान एवं विशिष्टता को बनाए रखने के लिए मंगोलों ने किस विधि संहिता को बनाया था बच्चों? तो ये ना यहाँ पे ये दिया जाएगा, अगर आप इसे पढ़ेंगे ढंग से, तो वो है यास। और यास क्या थी बच्चों? चंगेज खान की विधि संहिता। अगला प्रश्न, चंगेज खान ने मुसलमानों को कहां एकत्रित किया और क्या चेतावनी दी? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, ये रहा यहाँ पे कि उसने कहां पे एकत्रित किया था और क्या चेतावनी उसने दी थी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या था बच्चों? देखो 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उस सब मैदान में एकत्रित किया और उनको ढंग से बातें बताई या सुनाया एक तरीके से। उसने कहा
कि तुम पापी हो, ठीक है, उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन चंगेज खान यानी कि मुझे देना होगा, नहीं तो मुझे भेजा गया है ऊपर से और मैं तुम्हें फिर सभी को दंड दूंगा। ओके, ये चीजें थी बच्चों, आई समझ में? हाँ जी सर, आ गया समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी का इंग्लिश मीडियम में यास के बारे में यहां से देख लेंगे बच्चों, और ये आपके तीनों के तीनों यहाँ पे क्वेश्चन और इसके आंसर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, और ये है बच्चों कार क्लब के बारे में। किसके बारे में? कार क्लब के बारे में, ठीक है। मोगा एक आधुनिक लकड़ी का संक्षिप्त रूप, ठीक है, नहीं लड़की का जो है ना संक्षिप्त रूप है। यह 20वीं शताब्दी में लिंग बराबरी, विश्वजनीन, सांस्कृतिक और इस तरीके से। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मोगा से क्या अभिप्राय है बच्चों? तो मोगा एक आधुनिक लड़की के रूप में संक्षिप्त शब्द है। यह 20वीं शताब्दी में लिंग बराबरी, विश्वजनीन, सांस्कृतिक और विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों को एक साथ आने का सूचक है। पहला रेडियो स्टेशन कब खुला तथा फिल्में कब बनने लगी बच्चों? तो देखो 1925 में पहला रेडियो स्टेशन खुला था और 1889 में फिल्में बनने लगी थी। 1899 में है, कब? 1899 में। अब ये वाला जो प्रश्न है बच्चों 33वां, ये थोड़ा अलग प्रश्न है और ये आपका 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे? जापान में रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक प्रस्तुत कीजिए बच्चों, ठीक है। तो जापान में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहते थे। पति पत्नी साथ रहकर कमाते थे, साथ रहकर घर बसाते थे। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पाद, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घर की मांग पैदा की। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन माहवार की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान मुहैया करवाने का वादा किया था, ठीक है, इस तरीके से। आप यहां पे देख सकते हैं, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। सेम इंग्लिश में कार क्लब के बारे में आपके क्वेश्चंस हैं, आप यहां से पढ़ सकते हैं सारे के सारे। और इसी तरीके से बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बहुत सारे करवाए थे, ठीक है। एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूं, ओके। जैसे कि पिछली वीडियो में दासों के प्रति व्यवहार के बारे में आपको मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। दास प्रजनन क्या होता है, नीरो ने कैसा रवैया अपनाया, सारी चीजें, ठीक। फिर आपको मैंने करवाया बच्चों जोवेना पिको देला मिरांडोला का, ठीक है, ये चीजें हैं आपकी, ओके। और फिर आपको करवाया था सिडनी के इलाके का एक वर्णन, इस तरीके से ये सारी चीजें करवा रखे हैं बच्चों। आप सभी चिंता मत करो, आपके लिए ना मैं सॉस बेस्ड, ठीक है ना, तकरीबन आपको 10 से लेके 12 ऐसे सॉस बेस्ड बताऊंगा कल मॉर्निंग में लाइव में, जिससे कि ज़्यादातर चांसेस है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। तो उसका भी लाइव सेशन बहुत जल्दी आएगा, लेकिन मॉर्निंग में, ओके। अभी के लिए जिस भी बच्चे ने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर देंगे सारे बच्चे, ठीक है, जल्दी से लाइक करेंगे सारे के सारे बच्चे। अब हम अपने मैप को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, मैप को डिस्कस करेंगे। और देखो मैप पता है एग्जाम में कैसा आएगा, मैं आपको बता दूं मैप एग्जाम में कैसा आएगा। यहाँ पे मैं आपको अलग तरीके से करवा रहा हूँ। एग्जाम में आपका जो मैप है ना, देखो अभी दिखाऊं, एग्जाम में इस तरीके से मैप आएगा बच्चों, ठीक है। जैसे कि वेनिस एक जीवांत शहर, गॉल रोमन साम्राज्य का एक प्रांत, भूमध्य सागर, ठीक है। और वैसे ही इसमें यह दिया जाएगा कि ए और बी में वह क्षेत्र जो आबादकारों के द्वारा 1867 में रूस से खरीदा गया, वह क्षेत्र जहां से एक भूमि सेतु से होते हुए एवर्जीनीज ऑस्ट्रेलिया से आए थे, ठीक है। जैसे कि वेनिस जीवांत शहर कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो वेनिस आपका यहाँ पे है, ठीक है। और गॉल आपका इधर ऊपर में फ्रांस के आसपास में, और भूमध्य सागर आपका ये वाला है, न्यूगिनी यहाँ पे है आपका, और अलास्का आपका यहाँ पे है। ऐसे आपके मैप आएंगे, है ना, एग्जाम में आपके मैप ऐसे आएंगे, ओके। और ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे कि हमारा सबसे पहला वाला यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो है ना मारी नगर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है वो बेबीलोन हो जाएगा, मैं पूरे नाम लिख देता हूँ, बेबीलोन। ये आपका बगदाद हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे उरूक हो जाएगा, और ये आपका उर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी
फरात नदी है, यहाँ पे आपकी दजला नदी है। एक बार सारे बच्चे बताओ, क्या आपने मैप वाला लाइव सेशन अटेंड किया था? अगर आपने किया है तो सारे बच्चे लिखेंगे यस सर जी हमने अटेंड किया था। ठीक है, यस सर लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने मैप का लाइव सेशन अटेंड किया था। सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में, या फिर यूं कहें कि आज के इस 1 घंटे के सेशन के अंदर क्लास 11th के अपने हिस्ट्री यानी इतिहास के फाइनल के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर और सॉल्व कर लिया है। स्पेशली जितने भी बच्चे इवनिंग शिफ्ट के थे, आपकी डिमांड थी कि सर हमें ज़्यादा नहीं तो एक पेपर और करवा दीजिएगा एग्जाम के दिन हमारे। ठीक है, तो लीजिए आपके लिए हमने आपकी डिमांड पूरी कर दी है, एक पेपर की अच्छे से और प्रैक्टिस करवा दी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। और हाँ, आप सभी बच्चों को आपके एग्जाम के लिए एक बार फिर से मेरी तरफ से एग्जाम के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। अच्छे से एग्जाम करना, तैयारी अच्छी आपकी करवा दी ऑलरेडी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।